बूढ़ी माँ। मेघा नाश्ता लगा रही थी। तभी विनय प्रताप भी वहां आता है। मेघा, आज रात के डिनर के लिए जो भी सामान चाहिए बाजार से मंगवा लेना। अगर रात को बॉस और उनकी पत्नी खुश हो गए तब तो मेरा प्रमोशन पक्का समझो, और साल में 1 से 2 विदेश यात्रा भी हो जाएगी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अम्मा का क्या करना है? उन्हें कहाँ रखेंगे? कहीं मेहमानों के सामने खाना खाते समय खांसना शुरू कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान खाना छोड़ के ही भाग जाएं। अम्मा को जल्दी खाना खिलाकर सुला देना। आपकी अम्मा इतनी जल्दी सोने वाली कहाँ है? उसके बाद विनय प्रताप ऑफिस के लिए निकल जाता है और मेघा घर की साफ सफाई अच्छे से करवाने में लग जाती है। रमिया, आज ना फर्श पर एक भी दाग नहीं होना चाहिए, और बाहर गार्डन के सारे पौधों की कटाई शटाई कर देना, ठीक है? ठीक है भाभी, मैं सब कर देती हूँ। और सुन, अम्मा का बिस्तर स्टोर रूम में लगा देना। भाभी, अम्मा को भी आज नहला दूं? कई दिन हो गए हैं, वो नहाई नहीं है। हाँ हाँ, सबसे पहले अम्मा को नहला दे और धूप में बाल सुखाने के लिए छत पर ही बिठा देना। रमिया ने अम्मा को छत पर ले जाकर खूब रगड़ रगड़ कर नहलाया और धूप में चारपाई पर बिठा दिया। रमिया, अब एक कप चाय बना दे, अदरक वाली। बहुत ठंड लग रही है बेटा। इतने में रमिया को मेघा की आवाज पड़ती है। जी भाभी जी, आती हूँ। देख रमिया, मैं ना पार्लर जा रही हूँ और मुझे वहां समय लग जाएगा। तुम घर का सारा काम कर लेना, ठीक है? मुझे कोई भी काम की कमी नहीं चाहिए। इधर अम्मा के चाय के इंतजार में सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई और अम्मा की वही चारपाई पर आंख लग गई। अब ठंडी हवाएं भी चलने लगी थी। मेघा पार्लर से घर लौटती है। रम्या, अम्मा ऊपर ही है क्या? उन्होंने खाना खाया या नहीं? अरे भाभी, मैं तो भूल ही गई। उन्होंने तो चाय भी मांगी थी, कह रही थी कि ठंड लग रही है। रमिया सीढ़ियां चढ़ती हुई छत पर गई तो अम्मा चारपाई पर बैठी कांप रही थी। अम्मा, क्या हुआ आपको? बहुत ठंड लग रही है। रमिया अम्मा को पकड़कर नीचे ले आती है। रमिया, आज अम्मा का बिस्तर स्टोर रूम में लगवा दो। पर भाभी, वहां तो कबाड़ रखा है। अरे, एक दिन की तो बात है, कल दूसरे रूम में ले जाएंगे। रमिया ने अम्मा को स्टोर रूम में बिस्तर पर बिठाकर खाना दे दिया। अम्मा, आप ये खाना खा लो, आज मेहमान आने वाले हैं। मैं ना बाद में आकर बर्तन ले जाऊंगी, अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अम्मा टुकर टुकर रमिया को ताकती रही, लेकिन पूछने का साहस ना था कि खाने में क्या क्या पकवान बनाए जा रहे हैं। मेघा को पता था कि ऑफिस के बॉस और उनकी पत्नी बहुत मॉडर्न हैं, इसलिए वह खुद भी सुबह से अपने आप को सजाने में लगी हुई थी। शाम के 5 बज गए थे। सारा खाना तैयार हो गया है ना? सारे कांटे और प्लेट्स को सूखे कपड़े से साफ कर दो, एक भी दाग नहीं दिखना चाहिए। भाभी, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे कोई पहली बार खाने पर घर आ रहा हो। हाँ, इस बार तुम्हारे साहब के बॉस आने वाले हैं। हर बार तो इनके दोस्त ही होते हैं। चल, तू जल्दी कर, जल्दी सलाद भी काट ले। सिर्फ कचौरियां मैं खाने के समय ही बना दूंगी। जी भाभी, मैं सब देख लूंगी। इतने में विनय प्रताप भी घर आ जाता है और अपनी पत्नी को देखकर बोलता है, क्या बात है, लगता है आज मैडम ने कोई काम ही नहीं किया, खुद को सजाने में ही लगी रही। बहुत सुंदर लग रही हो वैसे। अच्छा जी, ऐसा ना कुछ नहीं है, घर का सारा काम हो गया है और खाना भी तैयार है। अम्मा कहाँ है? वो स्टोर रूम में उनका बिस्तर लगवा दिया है। विनय प्रताप सीधा अपनी अम्मा के कमरे में पहुंच जाता है। बेटा, हमें तो बनारस ही भेज दो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। अम्मा, ये क्या मुसीबत है? इस समय आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जाना ही है तो कल भेज देंगे। बेटा, अब मैं इस घर की साज सज्जा में फिट नहीं बैठती हूँ। लगता है अम्मा ने सुबह हमारी बातें सुन ली होंगी। कैसी बातें करती हो अम्मा? तुम क्यों फिट नहीं बैठती हो? सब अपने माँ बाप को ऐसे सड़क पर फेंक थोड़ी देते हैं, और वैसे भी तुमसे मिलने यहाँ कोई नहीं आएगा। तुम यहाँ आराम से सो जाना, इसलिए तो तुम्हारा बिस्तर यहाँ लगाया है। विनय प्रताप ने इस बात को खत्म करना ही सही समझा।
इतने में मेघा भी वहां आ जाती है। 7 वर्ष पहले अम्मा को बनारस से यहाँ ले आया था। अशोक भाई साहब के कहने पर बनारस की कोठी भी बेच दी। भाई साहब ने तो अपना हिस्सा लेकर पलट कर भी नहीं देखा कि अम्मा कैसी है, और अब वहां बनारस में था ही क्या, तो अम्मा को वहां छोड़ आते। इतने में घर की बेल बजी और मेहमान आ गए थे। उन्हें बिठाकर चाय पानी पिलाया गया और फिर खूब बातें हुई। मेघा ने आज तरह तरह के पकवान बनाए होंगे। कचौरी तो मैं आलू की रस वाली सब्जी के साथ खाऊंगी, और खीर, वाह, उसे तो सबसे बाद में खाऊंगी। कुछ देर के बाद पूरे घर में देसी घी की कचौरियों की खुशबू आने लगती है। रात के 10 बज गए थे। सबको खाना खिलाया गया और सब खाना खाकर बहुत खुश थे। इतना अच्छा खाना और घर की साज सज्जा देखकर बॉस की पत्नी तो मेघा से बहुत खुश हो गई थी। रात के 11 बज रहे थे। यहाँ अम्मा के सब्र का बांध टूट रहा था। कितना समय हो गया है, कोई खाना लेकर नहीं आया। अब तक तो सबने खाना खा लिया होगा, पता नहीं कब आएंगे। मुझे लाकर 2 कचौरी ही दे देते तो मैं दवा खाकर सो जाती। लगता है मुझे खाना देना ही भूल गए। आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं और आपकी साड़ी भी बहुत सुंदर है। क्या घर में लगी ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? शुक्रिया जी। हाँ, मुझे ना पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं काम से फ्री होती हूँ ना, तो मैं उस समय में पेंटिंग बना लेती हूँ। मैं आपके लिए भी ना एक पेंटिंग बना दूंगी। ओह, थैंक्स मेघा। बॉस की पत्नी पूरा घर देख रही थी कि तभी उसे कमरे के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। हे मेघा, यहाँ कोई है? किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दे रही है। इतने में विनय और उसका बॉस भी वहां आ जाते हैं। ये सुनकर मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। हे भगवान, ये अम्मा जी की वजह से कोई मुसीबत न हो जाए। मेघा दरवाजा खोलती है तो अम्मा चारपाई पर बैठी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे, ये आपकी काम वाली है क्या? इनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो काम वाली। इतने में विनय प्रताप मेघा को टोकते हुए बोला, अरे यही तो है इस घर की मालकिन। अरे माँ, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे लगा सब सो गए और मुझे खाना देना भी भूल गए। क्या? आपको अभी तक खाना नहीं दिया? वो मैं खाना देना भूल गई। माँ, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। सॉरी सर, आप बैठो, मैं खुद इन्हें खाना दे देता हूँ। हाँ, बिल्कुल, आप अपनी माता जी को खाना खिलाओ, हम अभी चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बॉस और उसकी पत्नी वहां से चले जाते हैं और विनय प्रताप अपनी माँ के लिए खुद खाना लाता है और उन्हें अपने हाथों से खिलाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था। मेघा पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। आप दोनों मुझे माफ कर दो, मुझे अम्मा को पहले ही खाना दे देना चाहिए था। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन विनय प्रताप के प्रमोशन का लेटर आ गया और सब बहुत खुश थे। अब सब मिलकर अम्मा का खूब ध्यान रखा करते थे। आसमान में काला अंधेरा छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। आज तू इस घर से निकल जा। अब मैं तुझे एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं देख सकती। जब से मेरे घर आई ये सब बर्बाद कर दिया। मेरे बेटे को खा गई कलमुही कहीं की। माँ जी, भगवान के लिए ऐसे मत करो। मेरा इस घर के सिवाय और कोई भी नहीं है। ये सब मैं नहीं जानती, और कहीं भी जाकर मर, लेकिन मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। शालिनी की सास कमला उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। माँ जी, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी माँ, ऐसे मत करो प्लीज। कमला शालिनी की सास थी। कमला का बेटा राहुल 2 साल पहले शालिनी से शादी करके उसे अपने घर लाया था। कौन है भाई? सुबह सुबह कौन आ गया? कमला जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसका बेटा शालिनी के साथ बाहर खड़ा था।
राहुल तुम, और ये कौन है? माँ, ये शालिनी है, मेरे साथ पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हमने शादी कर ली है माँ। शालिनी कमला के पैर छूती है। बस बस ठीक है। अरे माँ, अब अंदर तो आने दो। कुछ देर के बाद शालिनी अपने कमरे में थी और तभी राहुल की माँ राहुल से कहती है, ऐसे कौन शादी करता है? लड़की कैसी है, घर बार कैसा है, सब देख सोच के शादी करनी होती है, या ऐसे ही किसी से भी शादी करके घर ले आओ? माँ, शालिनी एक बहुत अच्छी लड़की है और उसके घर में कोई भी नहीं है। उसके माँ बाप कुछ समय पहले ही गुजर गए थे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं माँ। कमला शालिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की वजह से वो कुछ नहीं बोलती। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, चलो सब साथ मिलकर बैठकर खाते हैं। माँ, शालिनी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, एक बार खाओगी तो उंगलियां चाटती रह जाओगी। कमला जब खाना खाती है तो सच में खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। राहुल के काम पर जाने के बाद कमला शालिनी को ताने मारती है और पूरा दिन उससे घर का काम करवाती थी, लेकिन शालिनी इसके बारे में राहुल को कुछ नहीं बताती। शादी के कुछ समय बाद ही राहुल का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तो कमला शालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जब देखो उसे कोसती रहती। एक दिन आसमान में काले बादल छाए थे और बिजली चमक रही थी। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। दरवाजे खिड़कियां देखूं, इस मनहूस ने बंद की है या नहीं। कमला जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो वहां पानी गिरा हुआ था और उसका पैर फिसल जाता है। हाय, मर गई मैं, ये पानी जरूर इस चुड़ैल ने गिराया होगा। माँ, आप ठीक तो हो ना? तू मुझे मारना चाहती है ना, इसलिए यहाँ पानी गिराया है। चल, आज तू मेरे घर से निकल जा। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं सब जानती हूँ, तू निकल जा यहाँ से। और वो धक्के मारकर शालिनी को घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। शालिनी दरवाजा बजाती रहती है। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी माँ, दरवाजा खोल दो प्लीज। लेकिन कमला दरवाजा नहीं खोलती। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और शालिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, और वो अकेली बारिश में भीगती हुई सड़क पर चलती है और वो जाते जाते बहुत आगे निकल जाती है। तभी एक घर का कुत्ता शालिनी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ते की आवाज सुनकर घर की मालकिन उठती है, जो कि एक बूढ़ी औरत थी। अरे क्या हो गया, ये शेरू इतना क्यों भौंक रहा है? शेरू, क्या हुआ? कौन है बाहर? और शेरू भागकर अपनी मालकिन के पास जाता है और उसे खींचकर बाहर लाता है। वह बूढ़ी औरत शालिनी को देखती है। अरे इतनी बारिश में कौन जा रहा है? और वह उसे आवाज लगाती है। बेटा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो, यहाँ आ जाओ। औरत की आवाज सुनकर शालिनी उसके पास आती है। बेटी, तुम कौन हो और इतनी बारिश में कहाँ जा रही थी? देखो, पूरी तरह से भीग गई हो। चलो मेरे साथ अंदर चलो। ये तो अच्छा हुआ शेरू ने तुम्हें देख लिया और इसकी वजह से मैं उठ गई। शालिनी अपने बारे में उस औरत को सब कुछ बताती है। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है बेटा, तुम मेरे साथ यहीं रह सकती हो। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ अपने शेरू के साथ। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं बेटी। उसके कहने पर शालिनी भी उनके साथ वहीं रुक जाती है। अगले दिन सुबह वो बूढ़ी औरत को खाना बनाते देखती है। दो माँ जी, आज मैं खाना बनाती हूँ। और शालिनी खाना बनाती है। शेरू भी शालिनी के सामने खड़ा हो जाता है। शेरू, भूख लगी है तुम्हें, खाना खाओगे तुम? शालिनी खाना बनाकर शेरू को खाना खिलाती है और फिर बूढ़ी औरत और शालिनी दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं।
जैसे ही वो औरत पहला निवाला खाती है, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बिल्कुल रतन जी की तरह। और बूढ़ी औरत बताती है कि उसके पति रतन का एक ढाबा था और वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया और उनका ढाबा भी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। कहाँ है आपका ढाबा? हमारे घर से कुछ ही दूरी पर है बेटी। अगले दिन वह शालिनी को अपना बंद पड़ा ढाबा दिखाती है। माँ जी, क्या मैं आपके ढाबे पर खाना बना सकती हूँ? राहुल के जाने के बाद अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी काम नहीं है। राहुल को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता था। अब मैं खाना बनाकर सब लोगों को खिलाना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, वैसे भी इनके जाने के बाद तो ढाबा बंद ही है। अगर तुम वहाँ काम करोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। शालिनी पूरे ढाबे की सफाई करती है और वहाँ खाना बनाना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में सब काम अच्छे से चलने लगता है। वाह, क्या स्वाद है! मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया। शेरू भी पूरा दिन शालिनी के साथ ढाबे पर ही रहता था। अब शालिनी के ढाबे पर लोगों की लाइन लगी रहती थी और जो एक बार वहाँ का खाना खाता था वो बार बार उसी ढाबे का खाना खाना पसंद करता था, जिसकी वजह से आसपास के ढाबे वाले भी अब शालिनी से जलने लगे थे। भाई, जब से ये लड़की ने रतन जी का ढाबा शुरू किया है, अपने ढाबे में तो कोई आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे भाई, अब तो मेरा भी कोई बर्गर नहीं खरीद रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा। इधर शालिनी और दादी दोनों बहुत खुश थे। अब तो शेरू पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम जब ढाबे पर जाती हो, तुम्हारे साथ ढाबे पर पहुंच जाता है और जब घर आती हो तो घर आ जाता है। जी माँ, बिल्कुल सही बोल रही हो आप। लेकिन ये ढाबे में आने वाले लोगों को अब बिल्कुल भी तंग नहीं करता, बल्कि एक साइड में आराम से बैठा रहता है। उसी रात बिट्टू ढाबे वाला और बंटी बर्गर वाला रतन के ढाबे पर जाते हैं। ये ले भाई मिट्टी का तेल और इसे पूरी दुकान पर डाल दे। भाई, अब न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और वो दोनों दुकान पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने ही वाले थे कि तभी शेरू की जोर जोर से भौंकने की आवाज आने लगती है। भाई जल्दी कर, लगता है ये कमबख्त यहाँ ना आ जाए। कुत्ते की आवाज सुनकर शालिनी और बूढ़ी माँ उठ जाते हैं। शेरू शालिनी को पकड़कर ढाबे की ओर ले जाने लगता है। शालिनी और उसकी माँ देखती है कि ढाबे पर दो आदमी थे और वो दोनों जोर जोर से लोगों को आवाजें देकर उठा देती है। चोर चोर, सब आओ, देखो दुकान में चोर घुस गए हैं। सब लोग वहां आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। दादी जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन पुलिस वाले उन्हें पकड़कर ले जाते हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि ये दोनों ऐसा काम करेंगे। वो तो अच्छा हुआ शेरू था, इसकी वजह से सब कुछ बच गया, नहीं तो सब खत्म हो जाता। भगवान कभी कुछ गलत नहीं होने देता, वो हमेशा सबके साथ रहता है। धीरे धीरे शालिनी का काम और बढ़ने लगा था। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी वहां आती है और उसमें से एक आदमी बाहर आता है और शालिनी के ढाबे पर खाना खाता है। उसे शालिनी का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। तुम तो खाना बहुत लजीज बनाती हो। मेरी कंपनी है, क्या तुम हमारी कंपनी के लिए 500 टिफिन बना सकती हो? क्या 500 टिफिन? शालिनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, इसलिए वो मान जाती है और शाम को वो दादी माँ को सारी बात बताती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटी। अब वह अपने साथ काम के लिए 2 और वर्कर रख लेती है और दोपहर को कंपनी की गाड़ी आकर सारे टिफिन ले जाती थी। अब शालिनी का काम दिनों दिन बढ़ रहा था। धीरे धीरे शालिनी उस छोटे से ढाबे को और बड़ा करवा देती है और उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखवाती है, रतन का ढाबा। अगर आज ये होते तो अपना इतना बड़ा नाम देखकर बहुत खुश होते,
लेकिन वो कहीं ना कहीं इसे ज़रूर देख रहे होंगे कि हमारी बेटी ने अपनी मेहनत से ढाबे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया।